हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो जो आपकी केस स्टडी की सीरीज़ चल रही थी, मैं उसी सीरीज़ में आपके अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, केस स्टडी जो कि एक बिजनेस स्टडी का महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसको समझना, पढ़ लेना और अच्छे से इसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको अच्छे से समझेंगे। इनको मैं समझाऊंगा आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक तो पैराग्राफ पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको उन वीडियो में भी बता चुका हूँ। हर वीडियो में ये सारी मैं बातें आपको बताता हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ज़्यादा हम ध्यान करेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका चैप्टर 9वां वित्तीय प्रबंध। जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले की 8 चैप्टरों की भी जो भी केस स्टडी हैं मैं उनको करवा चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। मिस रंजना भंडारी डेकोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में वित्त प्रबंधक हैं। वह कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उसे यह मालूम है कि कार्यशील पूंजी का आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा बहुत कम, दोनों ही परिस्थितियां संतोषजनक नहीं हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि पैराग्राफ को पढ़ते समय ही मेन मेन बातें जहां भी आपको लगती हैं उन सभी को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक और बहुत कम, दोनों ही परिस्थितियां असंतोषजनक हैं। ये मेन लाइन है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, तो हम इसको कर लेंगे अंडरलाइन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कार्यशील पूंजी अधिक होने पर दैनिक भुगतान तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इससे लाभों में कमी आती है। एक मेन पॉइंट और मिल गया हमें, इसे हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। कार्यशील पूंजी है जो अधिक होने पर दैनिक भुगतान तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन लाभों में कमी आती है। ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रंजना कंपनी में कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा बचाए रखने पर सोच विचार कर रही हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है रंजना, वो अपनी कार्यशील पूंजी की जो मात्रा है पर्याप्त बना रहे उसके लिए सोच विचार वो कर रही हैं। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया, समझ लिया। अब प्रश्न पढ़ते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में कार्यशील पूंजी की मात्रा से संबंधित दो घटकों की चर्चा की गई है, उन्हें पहचानिए। ठीक है, अगर हमने अंडरलाइन नहीं किया होता ये दो जो मेन पॉइंट्स मिले हैं तो हमें फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता। अब हमने मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए और क्वेश्चन में भी लिखा है कि दो घटकों की चर्चा की गई है और दो मेन पॉइंट हमने वो लिखे हैं, तो सीधी सी बात है वही दो आंसर हैं, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के अलावा और कोई इसमें मेन बात तो है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या पूछा हमसे, कार्यशील पूंजी की मात्रा से संबंधित हैं जो कि दो घटक इसमें बताए गए हैं, उनको हमने पहचानना है और बताना है कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने पर दोनों ही परिस्थितियां संतोषजनक नहीं है। ठीक है, मतलब हमें कार्यशील पूंजी की जितनी आवश्यकता है, कार्यशील पूंजी उससे अधिक हो तो भी संतोष नहीं होता और उससे कम हो तो भी संतोषजनक नहीं होता। तो ऐसी कौन सी मात्रा है जिससे कि हमें संतोष हो, कार्यशील पूंजी की ऐसी मात्रा हमें बना के रखना चाहिए जिससे कि हमें संतोष हो। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरे पॉइंट्स में क्या लिखा है, पूंजीशील कार्यशील पूंजी अधिक होने पर दैनिक भुगतान हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, लेकिन इससे लाभों में कमी आती है। ठीक है, जो कार्यशील पूंजी होता है अगर ये बढ़ जाए तो इससे दैनिक भुगतान तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि लाभों में कमी आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों मेन पॉइंट्स को पढ़ के क्या हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने पे हमें ये समझ में आता है कि जो कार्यशील पूंजी है वो कैसी होनी चाहिए, उनमें तरलता, लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब ना वो अधिक हो और ना ही कम हो। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके से पर्याप्त मात्रा बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी बनना होना चाहिए, तरलता। तो पहला पॉइंट आपका आंसर क्या होगा, तरलता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कार्यशील पूंजी अधिक होने पर
दैनिक भुगतान तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इससे लाभों में कमी आती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? लाभदायकता, प्रॉफिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाभ हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दो बात है इसमें। दूसरा क्या हो जाएगा? लाभदायकता। अगर हमारे जो कार्यशील पूंजी हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे लाभों में भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, और हमारे जो दैनिक भुगतान हैं वो भी सही से होते रहेंगे। उनमें थोड़ी कठिनाई आएगी लेकिन वो भी सही से चलते रहेंगे, लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और हमारी जो परिस्थिति है वो संतोषजनक रहेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके आपके ये दो पॉइंट्स मिल गए हमें। कौन कौन से? तरलता और लाभदायकता। अगर हमारी कार्यशील पूंजी अगर पर्याप्त मात्रा में रहती है तो उससे हमें दो चीज़ के फ़ायदे होते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बात लाभदायकता, लाभ हमारे अच्छे होते हैं। और दूसरी, हमारी जो परिस्थिति होती है वो संतोषजनक होती है, इसलिए हमें टेंशन फ्री हम रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेडीलाइन फार्मेसी लिमिटेड पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी को इस वर्ष घोषित किए जाने वाले लाभांश का निर्णय लेना है। इस कंपनी की पूंजी बाजार में अच्छी ख्याति है। मेन पॉइंट्स मिल गया हमें। क्या है? इस कंपनी की पूंजी बाजार में अच्छी ख्याति है। ख्याति का मतलब यहाँ पर गुडविल से है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यही कारण है कि इसके लिए पूंजी बाजार से धन की व्यवस्था करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट लग रहा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है इसके लिए। ठीक है, वैसे ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है, फिर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने गत वर्ष के लाभांश में 20% की वृद्धि का निर्णय लिया। ये मेन पॉइंट है कि इसने क्या किया? 20% का वृद्धि किया। ठीक है, लाभ में 20% लाभ का वृद्धि कर दिया इसने। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, मेन पॉइंट्स को मार्क भी कर लिया। ठीक है, तो अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले किन दो घटकों को प्रकाशित किया गया है? तो लाभांश के निर्णय होते हैं, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, तो जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था आपको कि लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो आप उनको जाएं, उनको पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर केस स्टडी को करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना चीज़ों को याद किए आप केस स्टडी को नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी को करने के लिए आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडी में छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। तो कौन से वो कारक हैं, कौन से वो घटक हैं जो कि लाभांश निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, और उन्हीं बातों को पैराग्राफ में बताया हुआ है, उनको हमें पहचानना है। तो सबसे पहली बात हमने क्या इसमें देखी कि कंपनी का पूंजी बाजार में अच्छी ख्याति है। ठीक है, इसके कारण से वो क्या करती है? पूंजी बाजार से धन की व्यवस्था करने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं होती। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया? इस वजह से उसने अपने गत वर्ष के लाभांश में 20% की वृद्धि की है। ठीक है, वृद्धि का निर्णय लिया है। तो वो दो कौन से हैं, दो घटक कौन से हैं जो कि यहाँ पर लाभांश निर्णय को प्रभावित करते हैं? पहला कौन सा है? आय की स्थिरता। क्या है? आय स्थिर है इनकी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लिख रहा है यहाँ पर पहली लाइन में ही, पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकी आय स्थिर है, हर साल लाभ हो रहा है। आय की स्थिरता। ठीक है, आय की स्थिरता, पहला आंसर आपका ये होगा, आय की स्थिरता। क्यों? क्योंकि पहले लाइन में लिखा है पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं, मतलब कि पिछले कई सालों से उन्होंने कभी भी हानि नहीं की, उनको लाभ ही हुआ है। तो ये क्या है? उनकी आय की स्थिरता है। इसका प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने क्या किया कि गत वर्ष के लिए लाभांश के 20% में वृद्धि कर दी कि अब जो आगे अगला साल होगा हम उसमें अपने लाभांश में 20% ज़्यादा लाभ कमाएंगे। यही निर्णय लिया ना उन्होंने। हाँ, तो क्यों किया? क्योंकि उनकी जो आय थी वो स्थिर थी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अभी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका
पूंजी बाजार तक पहुंच हमने जो यहाँ पर किया था ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं था। यहाँ से पूंजी बाजार से धन की व्यवस्था करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। इसके लिए क्या था, कठिन नहीं था। क्यों कठिन नहीं था? क्योंकि इस कंपनी की जो गुडविल थी, गुडविल वो बाजार में क्या थी, अच्छी खासी गुडविल बना रखी थी इस कंपनी ने। ये जो पूंजी बाजार की कंपनी है, ये जो कंपनी है, इसने अपनी पूंजी बाजार में अपनी गुडविल अच्छी क्रिएट कर रखी थी। सभी की नज़रों में अच्छी कंपनी थी ये, ठीक है। तो अगर ये किसी से भी वहाँ पर जाकर कोई उधार मांगती तो कोई भी देने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि एक इसकी जो कंपनी है उसकी अच्छी खासी गुडविल बाजार में बनी हुई है। तो इसलिए इसको क्या था कि पूंजी बाजार से धन की व्यवस्था करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती थी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, क्या है, पूंजी बाजार तक पहुंच, ठीक है। तो ये दो हमने यहाँ पर पढ़ लिए, दो घटक बता दिए जो कि लाभांश निर्णयों को यहाँ पर प्रभावित कर रहे थे। वो कौन कौन से थे? पहला था आय की स्थिरता और दूसरा था पूंजी बाजार तक पहुंच। पूंजी बाजार तक इसकी पहुंच आसान हो गई है धन की क्या करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी कंपनी की जो गुडविल है वो बहुत अच्छी इन्होंने बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। किन बातों का ध्यान रखते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ, और हर प्रश्न में आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिस्टर प्रकाश गोपालन बालाजी उन्नी वस्त्र उद्योग लिमिटेड के वित्त प्रबंधक हैं। ने नहीं, यहाँ पर के होगा। कंपनी के उत्पाद की मांग एक विशेष मौसम में ही होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है मांग, कब होती है इसकी? एक विशेष मौसम में होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। जबकि उत्पादन पूरे वर्ष चलता है। कंपनी का व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ है, ठीक है। क्या है? पूरे देश में फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं। कंपनी के 3 डिवीजन हैं। कंपनी के क्या हैं? 3 डिवीजन हैं। कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी डिवीजन, ठीक है। प्रथम डिविजनल प्रबंधक की यह विशेषता है कि वह अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेता है। तो क्या है? अधीनस्थों से विचार विमर्श, ठीक। अब आगे चलते हैं। निर्णय लेता है। द्वितीय डिविजनल के क्या अधीनस्थ है? और द्वितीय डिविजनल प्रबंधक ने अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की सभी अधिकार दे रखे हैं तथा उन्हें स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो क्या है? अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार दे रखा है, ठीक है। अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार दे रखा है और वो स्वतंत्र हैं। तो ये यहाँ पर मेन बात है। तीसरे डिविजनल में क्या है? तीसरे डिविजनल प्रबंधक ने सभी अधिकार अपने पास ही रखे हुए हैं। वह प्रत्येक निर्णय स्वयं ही लेता है तथा अधीनस्थों की भागीदारी शून्य है, ठीक है। तो इसमें क्या मेन है? इसमें ये मेन है कि सभी अधिकार उसने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। सभी निर्णय वो स्वयं ही लेता है जिसमें अधीनस्थों की भागीदारी शून्य है, ठीक है। कंपनी के तीनों डिविजनल उच्च स्तर का निष्पादन दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी का जो तीनों डिवीजन है वो उच्च स्तर पर निष्पादन दे रहे हैं, मतलब काम में कोई भी कमी नहीं है, सही काम कर रहे हैं। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले 2 घटकों का उल्लेख कीजिए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। अब आपको इसमें क्या बताना है? कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। पीछे हमने पूंजी के पढ़े थे, पूंजी बाजार के प्रभावित करने वाले घटक। अब कार्यशील पूंजी के प्रभावित करने वाले घटक आ गए। 2 घटक बताने जो कि ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है। अब उसके लिए आपको जो हमने मेन लाइनें अंडरलाइन की थी उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया था? यहाँ से उत्पादन की मांग एक विशेष मौसम में ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स को पढ़ते ही आपको पता चल गया क्या है, ये मौसमी है। तो पहला पॉइंट आपको पहला घटक क्या मिल गया? मौसमी। तो पहला आंसर हो गया इसका मौसमी, ठीक है। अब दूसरे घटक पर चलते हैं। दूसरा घटक का क्या आंसर हो सकता है? जबकि उत्पादन पूरे वर्ष चलता है, ठीक है। कंपनी का व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ है, ये है मेन पॉइंट। ये दूसरा हमने किया था, व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ है। यह है आपका दूसरा आंसर। क्या है? क्रियाओं का स्तर। क्रियाओं का स्तर क्या है? ये पूरे देश में फैला हुआ है, बड़े लेवल पे यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो पहला घटक कौन सा है? मौसमी।
और दूसरा घटक क्रियाओं का स्तर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया। और इसके प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न और है इसका, अनुच्छेद में चर्चित तीनों डिविजनल प्रबंधक एक विशेष प्रकार की नेतृत्व शैली का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए। ठीक है, जो पहला डिवीजन था, दूसरा डिवीजन था और जो तीसरा डिवीजन था, तीनों ही कौन कौन सी नेतृत्व शैली का प्रयोग कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो पहला वाला क्या कर रहा था, चलिए देख लेते हैं। पहला डिवीजन कहाँ है? पहला डिवीजन प्रथम डिवीजन ये रहा। मेन पॉइंट इसमें यह है कि अधीनस्थों से विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेता है। ठीक है, पहला डिवीजन अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है तब अंतिम निर्णय लेता है। दूसरा डिवीजन क्या करता है, अधीनस्थों को निर्णय लेने के अधिकार दे रखे हैं और उन्हें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता भी दे रखी है। ठीक है, दूसरे डिवीजन के जो अधीनस्थ हैं वो निर्णय लेने के अधिकार भी उनके पास है और वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी हैं। और तीसरे डिवीजन में क्या है, सारे अधिकार इसने खुद अपने पास रखे हैं, सारे निर्णय खुद लेता है, अधीनस्थों की भागीदारी शून्य है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जब हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्या था, जिसमें कर्मचारियों से विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लिया जाता है उसको क्या कहते हैं बताइए? जनतंत्रीय। क्या कहते हैं? जनतंत्रीय नेतृत्व शैली। ठीक है, दूसरा संपूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है इसने, तो इससे क्या ये क्या होता है, किसमें होता है, ये होता है स्वतंत्रीय। क्या होता है ये होता है स्वतंत्रीय। और तीसरे वाले ने सारे अधिकार अपने पास ही रख रखे हैं, तो वो कौन सा होगा, वो होगा निरंकुश। क्या होगा? निरंकुश नेतृत्व शैली। तो ये तीन आपके यहाँ पर आंसर हो गए। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखा आपने कि कैसे किन बातों को हम ध्यान रखते हैं, कैसे पैराग्राफ पढ़ते समय मेन पॉइंट्सों को मार्क करते हैं ताकि हमें आंसर ढूंढते समय आसानी होती है और हमारा टाइम बचता है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जीत एंड जीत लिमिटेड खाद्य तेलों का उत्पादन कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी चाय का थोक व्यापार भी करती है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या मिल गया, थोक व्यापार भी करती है। इसके साथ साथ अतिरिक्त, ठीक है, उत्पादन के अलावा। अब आगे चलते हैं। मिस्टर राकेश खाद्य तेल डिवीजन के वित्त प्रबंधक हैं। उसे संचालक मंडल के समक्ष पूंजी ढांचे पर एक प्रस्तुतिकरण देना है। इसकी तैयारी के लिए उसने 12th की व्यावसायिक अध्ययन की पुस्तक पढ़ी। उसके प्रस्तुतिकरण के मुख्य अंश इस प्रकार थे। उसने कहा कि यदि कंपनी लाभ की स्थिति में हो तो समता अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी जैसे कि पूर्वाधिकारांश पूंजी, ऋण पूंजी का प्रयोग करना उचित रहता है। ठीक है, क्या मेन पॉइंट है इसमें, जब कंपनी लाभ की स्थिति में हो तो समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है। क्या होता है? सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है। कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है जिससे कुल पूंजी लागत कम हो जाती है। परिणामतः समता अंशधारियों की आय में वृद्धि होती है। आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में वित्तीय लागतों का भुगतान न कर सकने का जोखिम भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मेन पॉइंट को कर लिया मार्क। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा प्रश्न है इसका वो भी पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त संचालक मंडल की सभा में बाजार में उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा हुई। इस बारे में कहा गया कि आजकल लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत सचेत हैं। क्यों ना कंपनी इसे अपने खाद्य तेलों में 0% पर ले आए ताकि बाजार में इस तरह के उत्पाद को सबसे पहले उतार कर भारी लाभ कमाया जा सके। तो इस लाइन मेन लाइन क्या है, यहाँ से है, सबसे पहले उतार कर लाभ कमाया जा सके। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संचालक मंडल ने शोध एवं विकास विभाग के विशेषज्ञों से विचार विमर्श का मन बनाया। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया और जितने मेन पॉइंट्स थे हमने उनको मार्क कर लिया। तो अब पढ़ते हैं हम इसके प्रश्न की पूछा क्या है हमसे। अनुच्छेद में पूंजी ढांचे के 2 मुख्य घटकों पर चर्चा हुई है, उन्हें पहचानना है। हमें क्या करना है कि जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा ऊपर उसमें अनुच्छेद में मतलब पैराग्राफ में पूंजी ढांचे के 2 घटक, अभी पीछे हमने कार्यशील पूंजी ढांचे पढ़े थे, अब पूंजी ढांचे आ गए। ठीक है, तो अब हम
क्या करेंगे, पूंजी ढांचे के दो घटक जिनको ऊपर पैराग्राफ में बताया है हम उनको पहचानेंगे, ठीक है, उनको बताना है कि वो कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए पिछले पैराग्राफ में चलते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में तो ऐसी कोई भी पूंजी ढांचे से संबंधित कोई भी घटक नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमने उनको मार्क किया होता, क्योंकि इसमें ऐसा हमने कोई मार्क नहीं किया। पहले उतार कर दूसरे अतिरिक्त संचालन में ऊपर ही लिखा है, अवसरों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इस पैराग्राफ में अवसरों के बारे में बात की गई है, तो इसमें पूंजी ढांचे के घटक हमको नहीं मिलेंगे। तो पिछले पैराग्राफ में चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या किया है, लाभ की स्थिति, ये मेन पॉइंट हमने किया। समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है, जिससे कुल पूंजी लागत कम हो जाती है। परिणामतः समता अंशधारियों की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है, इससे क्या होता है, समता अंशधारियों की आय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इन सारे यहाँ तक लाइनों को पढ़ के हमें क्या लगता है, क्या है, इन सारी लाइनों को पढ़ने से हमें कुछ पता चलता है, क्या पता चलता है, समता पर व्यापार, ठीक है। समता पर व्यापार अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक कि क्या होता है, आपको याद नहीं है, तो चैप्टर में जाइए, ठीक है, 9वें चैप्टर में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समता पर व्यापार समझाया था, उसको देखिए, समझिए, याद करिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए, केस स्टडी कीजिए, तब आपको आसानी होगी और आप जल्दी प्रश्न के उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका समता पर व्यापार, क्योंकि समता पर व्यापार में क्या किया जाता है, समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके अंशधारियों की आय में वृद्धि की जाती है, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप इसको पढ़ सकते हैं चैप्टर में जाकर, तब आप प्रश्न को करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका समता पर व्यापार, क्योंकि समता पर व्यापार में ही समता अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके, ठीक है, समता अंश पूंजी के आधार पर या साथ कुछ भी बोल सकते हैं, स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके और हम अंशधारियों की आय में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट हमें पता चल गया, पहला घटक पता चल गया, क्या है वो, समता पर व्यापार, ठीक है। अब इसके आगे की लाइन, लेकिन क्या लिखा है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में वित्तीय लागतों पर भुगतान न कर सकने का जोखिम भी उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन परिस्थिति जब उल्टी हो जाए, इसकी अपोजिट हो जाए, तो उसमें क्या होता है, हम पर जोखिम उत्पन्न हो जाता है भुगतान ना करने का, ठीक है, भुगतान न कर पाने का जोखिम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या होगा, जोखिम भी उत्पन्न होता है, यहाँ पर मेन मार्क ही कर रखा है हमने जोखिम, तो इसका आपका क्या होगा आंसर, वित्तीय जोखिम, ठीक है, क्योंकि जोखिम उत्पन्न हो जाता है ना, तो वित्तीय जोखिम इसका आंसर, ठीक। तो वित्तीय जोखिम, और पहला क्या था, समता पर व्यापार, और दूसरा वित्तीय जोखिम, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क। तो ये हमने आपके दो घटकों को पहचान लिया और इनके आंसर हमने आपको दे दिए। कौन कौन से हैं वो दो घटक, समता पर व्यापार और दूसरा क्या था, बोलो बोलो, वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, व्यवसायिक वातावरण के उस घटक का उल्लेख कीजिए जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। अब आपको ये बताना है कि व्यावसायिक वातावरण का कौन सा घटक है जिसको ऊपर बताया है, और व्यावसायिक वातावरण तीसरा चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर को भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से बनता ही बनता है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट हमने मार्क कर रखा है, क्या कर रखा है, कि बाजार में सबसे पहले उत्पाद को उतार कर भारी लाभ कमाया जा सके, यही बोला है ना इसमें, ये मार्क कर रखा है, सबसे पहले उतार कर लाभ कमाया जा सके, भारी लाभ कमाया जा सके। तो ये क्या है, इन बातों को पढ़ने से आपको कुछ दिमाग में आता है, क्या है, प्रथम प्रस्तावक के लाभ, है ना, प्रथम प्रस्तावक के लाभ। क्यों, क्योंकि जब हम आपको तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि व्यवसायिक वातावरण के प्रति जो कंपनी सचेत रहती है वो प्रथम प्रस्तावक के रूप में क्या करती है, उसका लाभ उठाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रथम प्रस्तावक के लाभ, ऊपर लिखा है ना सबसे पहले उतार कर, मतलब सबसे पहले का मतलब प्रथम प्रस्तावक बनकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपने व्यवसायिक वातावरण के प्रति सचेत नहीं रहे, ठीक है, उसका मूल्यांकन नहीं किया आपने, ठीक है, उसको समराइज नहीं किया, उसको समझा नहीं, व्यावसायिक वातावरण के साथ चला नहीं, व्यावसायिक वातावरण के अनुसार अपने कंपनी में बदलाव नहीं किए, परिवर्तन नहीं किए, तो फिर क्या होगा, आप बंद होने के कगार पर आ जाएंगे, आपकी कंपनी ठप
पढ़ने के कगार पर आ सकती है। इसलिए व्यावसायिक वातावरण को पढ़ना, उसके साथ चलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो जो तीसरा चैप्टर है आपका व्यावसायिक वातावरण, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको पढ़ना ना भूलें। ठीक है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरे जितने भी चैप्टर हैं आपके बिजनेस स्टडी के, पूरे सिलेबस का मैंने उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। कंपनी किस प्रकार के संगठन ढांचे का प्रयोग कर रही है? अब यहाँ पर आपको संगठन ढांचा बताना है। तो कितने प्रकार के संगठन ढांचे होते हैं मैंने पहले भी बताया था, प्रश्न करवाए थे जब इसके। 2 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से बताइए? कार्यात्मक और डिविजनल संगठन ढांचा। पहला कार्यात्मक होता है, दूसरा डिविजनल होता है। इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पहली लाइन में लिखा हुआ था कि ये तेलों के साथ साथ क्या करती है? चाय का थोक व्यापार भी करती है। ठीक है, क्या करती है? चाय का थोक व्यापार भी करती है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा कार्य हो रहे हैं। एक तो उत्पादन करती है और दूसरा क्या करती है? चाय का थोक व्यापार करती है। तो 2 प्रोडक्ट हो गए यहाँ पर। तो ये कौन से में आएगा? डिविजनल संगठन ढांचे में आएगा। तो ये हमने इसका आंसर दे दिया। ये प्रश्न आपके 5 नंबर का था। आप देख सकते हैं कि हमने कितने अक्षर, कितने पॉइंट लिखे हैं, और आपके 5 नंबर पक्के हो गए। आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो केस स्टडी को पढ़ते समय मेन पॉइंट मार्क कर लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम पैराग्राफ पढ़ें तो पढ़ते के साथ ही उसमें जो जो हमें मेन पॉइंट लगे उनको हम मार्क कर लें। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे, और प्रश्न को पढ़ के जब हम आंसर ढूंढेंगे तो उन मार्क किए हुए पॉइंट्सों की वजह से हम आंसर जल्दी से ढूंढ पाएंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि पैराग्राफ पढ़िए, मेन पॉइंट्स को वही मार्क कर लीजिए, ताकि प्रश्न पढ़कर आंसर ढूंढते समय फालतू का समय बर्बाद ना हो और आंसर भी जल्दी मिल जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको तीसरा चैप्टर व्यावसायिक वातावरण, 5वां चैप्टर संगठन, ठीक है, ये सारे, और 9वां चैप्टर पूंजी, वित्तीय पूंजी, अगर ये सब आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, अगर आपने पढ़ा है फिर भी समझ में नहीं आया है, तो चैप्टर को एक बार और पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर को बिना समझे केस स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो जो बातें आपको अभी बताई हैं वो आपके लिए यूज़फुल हुई होंगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट करके बताइए अगर वीडियो में कुछ भी आप परेशानी है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करिए ताकि हम आपके उसका रिप्लाई दे सकें। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना समझना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्द आपकी अगली केस स्टडी की वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।